हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं का एनसीईआरटी का जो विज्ञान है उसका 7वां अध्याय है जीवों में विविधता। 7 जो ये चैप्टर है, इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जो जीव हैं या समूह है वो पाए जाते हैं। सभी जितने भी जीवधारी होते हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में या तो वो अलग हैं यानी भिन्न हैं, और आप स्वयं को या अपने आप को और एक मित्र जो आपका एक दोस्त है उससे को ही ले लीजिए, तो क्या देखेंगे आप। क्या आप दोनों की लंबाई एक समान है या एक जैसी है। क्या आपकी नाक जो है बिल्कुल आपके मित्र की नाक जैसी है, ऐसा है या नहीं। क्या आपकी और आपके मित्र की जो हथेली है उसका आकार समान है यानी सेम है। तो यदि हम अपनी और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे। निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हम में और हमारे जो मित्र है उसके बीच में बंदर की अपेक्षा क्या है, अधिक समानताएं हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं तब हम क्या होता है, हम देखते हैं कि जो गाय है उसकी तुलना में बंदर जो है वो हमसे अधिक समानताएं रखता है। तो शुरू करते हैं क्रियाकलाप से। जो क्रियाकलाप है 7.1। हमने देसी और जर्सी जो गाय है उसके बारे में सुना है। और क्या एक देसी गाय जो है जर्सी गाय जैसी दिखाई देती है। क्या सभी देसी गायें जो हैं वो एक जैसी होती हैं। और क्या सभी देसी जो गायें हैं उनके जो झुंड हैं उनमें जर्सी गायें जो है उसको पहचान सकेंगे। पहचानने का हमारा आधार क्या होगा, हम किस आधार पर पहचानें कि वो अलग है या एक जैसी है। तो आगे है, अब हम लोगों की को तय करना है कि कैसे, मतलब हम लोगों को तय करना है कि कौन से स्पेशल लक्षण हैं या गुण हैं या इच्छित या वांछित गुण समूह हैं जिनके जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद हम यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों के आधार पर किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। देखिए, अब पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको जीवों को विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। और हम एक और क्या करते हैं, जहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा होता है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि 30 मीटर लंबे नीले जो ब्लू व्हेल है उसको, या फिर कैलिफोर्निया के अंदर एक 100 मीटर लंबे रेडवुड का एक पेड़ है वो भी पाया जाता है। तो ये इतने अलग क्यों हैं। कुछ चीड़ जो है उसके जो वृक्ष है वो हज़ारों वर्ष तक जीवित रह पाते हैं, जबकि कुछ कीट जो होते हैं वो मच्छर जैसे हैं, उसका जो जीवन काल होता है वो कुछ ही दिन का होता है। जैसे जैव विविधता जो है वो रंगहीन जीवधारी भी हैं, पारदर्शी कीट भी हैं और विभिन्न रंगों वाले भी पक्षी और फूलों में भी पाई जाती हैं। जीव विविधता बोलते हैं जिसको। तो हमारे चारों ओर इस असीमित, जो ये क्या है, ये सीमित नहीं है, असीमित विभिन्नता है, वैरायटी है, और इसको विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है। और इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा सा हिस्सा है, मतलब हमारे पास बहुत कम टाइम है और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए। इसलिए उनके बारे में हम क्या करते हैं, एक एक करके अगर विचार नहीं कर पाएंगे, मतलब एक एक करके तो हम विचार कर नहीं पाएंगे, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी हमारी। और इसकी जगह हम क्या करते हैं, हम जीवधारियों को की जो समानताएँ हैं उनकी स्टडी करेंगे या अध्ययन करेंगे, और जिससे हम उनके जो विभिन्न वर्ग हैं उनमें रख सकेंगे। फिर क्या है, फिर विभिन्न वर्ग जो हैं या समूह हैं उनका हम स्टडी या अध्ययन कर सकेंगे। जीवन के इन विभिन्न रूपों की जो विभिन्नता है उसका अध्ययन करने के अनुरूप जो समूह है वो बनाने के क्रम में हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वे जो कौन से विशिष्ट गुण हैं या लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक बेसिक हैं या मौलिक हैं और बेसिक अंतर पैदा करते हैं। और इसी पर जो जीवधारी हैं उनके मुख्य और जो बड़ा समूह है उसका निर्धारण भी निर्भर करेगा। इन समूहों में से जो छोटे समूह हैं उनका निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा। आगे है 7.1 वर्गीकरण का आधार क्या है। हम जो वर्गीकरण करते हैं जीवों का या क्लासिफिकेशन जो करते हैं उसका आधार क्या है। तो जो जीव हैं उनके समूह के वर्गीकरण का
जो प्रयास है वो कब से स्टार्ट हुआ? वो हमारा प्राचीन समय से ही स्टार्ट हुआ है, किया जा रहा था। जो यूनानी विचारक है, विचारक जो क्या कहते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसको, विचारक जो होते हैं, उन जो कि अरस्तु हैं, उन्होंने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल की वो कहाँ पे रहते हैं, जल में या फिर वायु में रहने वाले आधार पर किया था। और यह क्या है, यह जीवन को देखने का एक बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका है। और उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे प्रवाल यानी कोरल, व्हेल, ऑक्टोपस और स्टारफिश जो हैं या फिर शार्क जो हैं, ये क्या है, कई मायनों में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। लेकिन इन सभी में एकमात्र समानता ये है कि उनका आवास एक जैसा है। अध्ययन, स्टडी और विचार के लिए इस आधार पर जो जीवधारी हैं उनको समूहों में बांटना ठीक नहीं है। इस आधार पर बांटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि विभिन्नता बहुत है। इसलिए क्या होता है, इसलिए हमें यह निर्णय करना है कि किन स्पेशल जो अभिलक्षण है या गुण हैं, उनके आधार पर बड़े जो वर्ग हैं उनका निर्माण किया गया। उसके बाद हम अन्य जो लक्षण हैं उनके आधार पर किसी वर्ग को उपसमूहों में भी बांट सकते हैं। नए जो लक्षण हैं उनके आधार पर जो समूह है उनके भीतर इस तरह के जो वर्गीकरण होते हैं, उनकी जो प्रक्रिया है वो जारी रह सकती है। इस विषय में हम आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना है। तो अर्थ समझना पड़ेगा। और जब हम जीव की किसी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं, एक बड़ा समूह है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सकता है। और वास्तव में यही है उनका लक्षण और व्यवहार होता है, और यह कहे कि यही उन जीवों का रूप है या कार्य होता है। किसी भी जीव के जो लक्षण होते हैं उनसे तात्पर्य यह है कि उस जीव की कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य है, उसका स्पेशल कार्य है। उदाहरण के लिए हम में से जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनके एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, जो एक लक्षण है। और उसी तरह जो हमारे दौड़ने की जो क्षमता होती है, या फिर बरगद के पेड़ जो होते हैं वो दौड़ नहीं पाने की क्षमता भी एक लक्षण होता है। अब हम देखेंगे कि कुछ जो लक्षण हैं उनको कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षण जो है उनके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक जो पत्थर है उसकी जो दीवार है वो कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए जो पत्थर हैं वो विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊपर की ओर जो लगे पत्थर हैं उनका आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले जो स्तर के पत्थर हैं उनके जो आकार हैं उनसे उनके ऊपर वाले जो पत्थर हैं उनका आकार जो है अवश्य क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे जो निचले स्तर होता है उस पर लगे जो पत्थर हैं वो जीवों के उन लक्षणों के समान होते हैं जो जीवों के बृहतात्मक मतलब बड़े लेवल पे बड़े वर्ग को निर्धारित करते हैं। ये जो लक्षण है वो जीवों के जो दूसरे हैं किसी भी संरचनात्मक या फिर क्रियात्मक जो लक्षण होते हैं उनसे अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लेकिन उनके बाद के जो स्तर होते हैं उनके जो लक्षण हैं वो पहले के स्तर के लक्षणों पर तो निर्भर कर रहते हैं, तथा बाद के जो स्तर हैं उनके जो प्रकार होते हैं उनको निर्धारित भी करते हैं। ठीक इसी तरह जो हम हैं, जीवों के जो वर्गीकरण होता है उसके लिए भी आपस में या परस्पर जो संबंधित लक्षण हैं उनका एक पदानुक्रम होता है, उससे पदानुक्रम बना लेते हैं। आजकल क्या है, आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न जो आपस में संबंधित जो अभिलक्षण हैं उनकी दृष्टिगत या उनको देखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें या देखें। तो एक जो यूकैरियोटिक है कोशिका, उसमें केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, जो कोशिकीय क्रिया है वो अलग अलग कोशिकाओं में दक्षतापूर्वक होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त जो कोशिका अंग होते हैं और केंद्रक नहीं होते, उनकी जैव रासायनिक जो प्रक्रियाएं हैं वो अलग होती हैं, भिन्न होती हैं, और इसका जो असर होता है ना वो कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है। मतलब
इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो केंद्र युक्त कोशिकाएं होती हैं, उनमें बहुकोशिक जीव जो हैं उनके निर्माण की क्षमता होती है, क्योंकि वे जो हैं वो किसी खास कार्य के लिए ही विशिष्टीकृत हो सकती है। इसलिए केंद्रक जो है उसके वर्गीकरण का जो आधारभूत लक्षण है वो हो सकता है। प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूहों में पाई जाती हैं, और या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें जो श्रम विभाजन है वो पाया जाता है, यानी काम को बांटने की मतलब क्षमता होती है। और जो शारीरिक संरचना होती है उसमें सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं, बल्कि जो कोशिकाओं के जो समूह हैं वो कुछ जो खास या स्पेशल कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं। और यही वजह है कि जो जीव हैं उनकी जो शारीरिक संरचना होती है उसमें इतनी विभिन्नता होती है कि इसी के परिणाम स्वरूप, यानी इसी के परिणाम में हम पाते हैं कि एक जो अमीबा है और एक जो कृमि यानी कीड़ा है, उसके शरीर की जो बनावट होती है उसमें कितना अंतर है। क्या जीव जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो स्वयं भोजन बनाने की जो क्षमता है वो रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की जो शारीरिक संरचना है वो उसमें भी आवश्यक जो है भिन्नता पाई जाती है। जो जीव पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर पर होता है, उसी तरह जो जंतु हैं उनमें किस तरह शारीरिक जो है शरीर जो है वो विकसित होता है, और जो शरीर हैं उसके विभिन्न जो अंग हैं वो बनते हैं। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न कार्य हैं उनके लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं। इन प्रश्नों के द्वारा, इन माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह जो विभिन्न लक्षण हैं उनका पदानुक्रम जो होता है वो विकसित होता है, और वर्गीकरण के लिए जो पौधे होते हैं उनके शरीर के विभिन्न जो लक्षण हैं वो किस प्रकार जंतुओं से अलग होते हैं या फिर भिन्न होते हैं। इसकी जो वजह है वो यह है कि जो पौधे हैं, पौधों का जो शरीर होता है वो भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का जो शरीर जो है वो बाहर से भोजन को प्राप्त करने या ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण वर्गीकरण के दौरान उप समूहों और फिर बाद में बड़े समूहों में विभाजन का एक आधार बनाते हैं। दूसरा है 7.2 वर्गीकरण और जैव विकास। सभी जीवधारी जो हैं उनको उनकी शारीरिक जो संरचना है और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है, और उनका जो वर्गीकरण है वो किया जाता है। शारीरिक जो बनावट होती है उसमें कुछ लक्षण क्या होते हैं, अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इसमें क्या होता है, समय की भी बहुत क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक जो बनावट होती है वो अस्तित्व में पाई जाती है, तो जो शरीर है उसके बाद में होने वाले जो कई परिवर्तन यानी जो चेंजेस होते हैं उसको भी वो प्रभावित करती है। दूसरे शब्दों में जो शरीर है उसकी बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो जीव हैं, जीवों के वर्गीकरण का जो जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। जैव विकास क्या है? हम जितने भी जीवों को देखते हैं और वे सभी क्या है, निरंतर या लगातार होने वाले जो परिवर्तन हैं उनकी उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम है, अपने आप जो स्वभाव में जो परिणाम आते हैं वो हैं, और जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। जैव विकास की इस अवधारणा जो है उसको सबसे पहले चार्ल्स डार्विन, जो 1859 में अपनी एक पुस्तक है उन्होंने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज करके है उसमें दिया था। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जो जीव समूह हैं उनकी जो शारीरिक संरचना है उसमें प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन कुछ जीव जो हैं उनके समूहों की जो शारीरिक संरचना है उसमें
पर्याप्त या उचित परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। और पहले प्रकार के जो जीव हैं उनको आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, जबकि जो दूसरे प्रकार के जो जीव हैं उनको उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये जो शब्द हैं वो उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे उनकी जो भिन्नताएं हैं उनका ठीक से पता नहीं चलता। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने जो जीव हैं उनको नए जीव जो शब्द हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो विकास है उसके दौरान जो जीव होते हैं उनको जटिलता की संभावना, मतलब उसमें जटिलता की संभावना जो है वो बनी रहती है। इसलिए जो पुराने जो जीव हैं उनको साधारण तथा नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है। आगे है 7.3 वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रम संरचना, पद के हिसाब से उनकी संरचना। तो जो अर्नेस्ट हैकेल है, हैकेल जो हैं 1894 में, रॉबर्ट वाइटेकर जो 1969 में, और कार्ल वोस जो है 1977 नामक जो जीव हैं वो वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत जो किंगडम है नामक बड़े का वर्ग जो है उनमें विभाजित करने का उन्होंने प्रयास किया। जो वाइटेकर हैं उनके द्वारा प्रस्तावित जो वर्गीकरण है उसमें 5 जगत हैं। मोनेरा प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, और चौथा है प्लांटी, और 5वां है एनिमेलिया। तो ये जो समूह है वो कोशिकाओं के जो संरचना होती है, उनका पोषण के जो स्रोत होते हैं और तरीके तथा शारीरिक जो संगठन है उसके आधार पर बनाए गए हैं। और वोस जो है उन्होंने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूगोबैक्टीरियाओं में बांट दिया गया है, जो प्रयोग में लाया जाता है। पुनः यानी दोबारा अगर विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जगत, किंगडम जो है, फाइलम, डिवीज़न, वर्ग, गण, कुल यानी फैमिली, वंश यानी जीनस, और जाति यानी स्पीसीज। इनको क्या किया है, वर्गीकृत किया है। उससे पहले एक बड़े टॉपिक पढ़ते हैं, इससे भी जाने इसी बात को। देखो, जैव विविधता जो है उससे ये तात्पर्य है कि विभिन्न जो जीव होते हैं उनके रूपों में पाई जाने वाली जो विविधता या चेंजेस जो हैं उससे है। और यह शब्द जो है वो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो विभिन्न जीव रूप हैं उनकी ओर इंगित करता है, यानी उनको दर्शित करता है। और ये जो विभिन्न जीव हैं न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप ही विभिन्न जो प्रजातियां हैं उनको स्थायी समुदाय जो है उसके अस्तित्व में आते हैं। आधुनिक समय में जो मनुष्य है उसने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की जो विविधता है वो भूमि है, जल है, जलवायु जैसे कई चीज़ों से प्रभावित होती है। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की जो करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियां की ही जानकारी अभी तक है। पृथ्वी पर जो कर्क रेखा है या मकर रेखा है उसके बीच के जो क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है वहाँ पौधे और जंतुओं में काफ़ी विविधता या चेंजेस पाई जाती हैं। अतः यह शब्द जो है वो मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है। पृथ्वी पर जो जैव विविधता है उसका आधे से ज़्यादातर भाग जो है कुछ एक देश जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, ज़ायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया आदि और जैसे मलेशिया में केंद्रित है, यानी पाया जाता है। आगे वर्गीकरण के प्रकार। तो इस वर्गीकरण जो अभी ऊपर दिया है, ये जो वर्गीकरण ऊपर दिए हैं, यानी सबसे ऊपर वाला जो लेवल है वो जगत है जिसको किंगडम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद फाइलम है जंतुओं के लिए, डिवीज़न है पादप के लिए। उसके बाद नीचे वाला जो स्तर होता है वो वर्ग बोलते हैं जिसको क्लास बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद ऑर्डर है जिसको गण बोलते हैं। उसके बाद कुल है जिसको फैमिली बोलते हैं। उसके बाद वंश है जिसको जीनस बोलते हैं। उसके बाद जाति है जिसको स्पीसीज बोलते हैं। आगे है इस प्रकार जो वर्गीकरण है उसके पदानुक्रम, पद का जो क्रम है
लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा गया है या फिर व्यक्त किया गया है। बांटते हुए हम क्या करते हैं, हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है उस तक पहुंचते हैं। और वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो जाति यानी स्पीसीज है। अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे और एक ही मतलब किन को कहेंगे, एक ही जाति के जो जीव होते हैं उनमें बाह्य रूप से काफ़ी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं, ये उनकी खासियत है आपस में। वाइटेकर जो है उसके द्वारा प्रस्तुत जो जगत है वो वर्गीकरण की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं, इस तरीके से हैं, जो 5 भागों में बांटा था जीवों को। तो वो कौन कौन सी है? तो पहला जो है वो है मोनेरा, किंगडम या जगत मोनेरा 7.3.1। इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक होता और न जो कोशिका अंग है वो होते हैं, मतलब ना ही तो इसमें केंद्र जो है वो संगठित है और ना ही उसमें कोशिका अंग यानी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और उनके जो शरीर है वो बहुकोशिकीय न ही, मतलब ना उनके शरीर क्या होते हैं, बहुकोशिकीय भी नहीं होते, मल्टी सेलुलर भी नहीं होते। और इनमें पाए जाने वाली जो विविधता है, जो वेरिएशन है, वो अन्य लक्षणों को पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में जो कोशिका होती है उन वो भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण जो मोनेरा वर्ग है उसके जीवों की जो शारीरिक संरचना है, जो जीवों की शारीरिक संरचना है उसमें आए जो परिवर्तन है वो तुलनात्मक रूप से बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण आए हैं। परिवर्तन से जो भिन्न होने या अलग होते हैं, पोषण के स्तर जो हैं उस पर ये क्या है, स्वपोषी होते हैं और विषमपोषी, यानी ये दोनों ही प्रकार के होते हैं अगर इनके पोषण स्तर मतलब पोषण स्तर अगर देखा जाए तो। उदाहरण के लिए जितने भी जीवाणु होते हैं, नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, अथवा जो साइनोबैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्म जो होते हैं, वो कुछ उदाहरणों को मतलब इसमें चित्र में दिखाया भी गया है, चित्र 7.1 में। तो देखो बैक्टीरिया को दिखाया गया है और मोनेरा, किंगडम मोनेरा को दिखाया गया है, उसमें एनाबीना और एरा युगल। आगे है 7.2.3.2 प्रोटिस्टा। इसमें क्या होता है, एक कोशिका होती है, एक कोशिका वाले जीव होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं, जीव आते हैं। और इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन यानी मूवमेंट, यानी वो मूव करते हैं, उनके लिए सिलिया एक स्ट्रक्चर होता है पूंछ जैसा, या फिर फ्लैजिले जिसे कसाब बोलते हैं वो पाए, ऐसी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। ये क्या होते हैं, ये स्वपोषी अपना पोषण खुद करते हैं और विषमपोषी मतलब दोनों प्रकार के होते हैं और दोनों तरह के होते हैं। उदाहरण के लिए जो एक कोशिकीय शैवाल है या फिर डाई एटम्स है या फिर प्रोटोजोआ है, ये इसके उदाहरण है। इत्यादि उदाहरणों के इसमें चित्र में मतलब दिखा भी रखा है, देखो। तो ये पैरामीशियम है और इसमें देखो सीलिया दिखा रखा है जो इनके मूव करने के लिए है। आगे है अमीबा, अमीबा दिखा रखा है जिसमें फ्लैजिलम है, छोटा फ्लैजिलम है। उसके बाद युगलीना दिखा रखा है और युगलीना में ये रहा फ्लैजिला, ये जो पूंछ दिखा रखे हैं। आगे क्या है, आगे है 7.3.3 फंजाई। ये जो क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते और ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें यूकैरियोट प्रकार की कोशिका पाई जाती है। इनमें से कुछ जो पोषण है उसके लिए सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृत जीवी भी कहा जाता है। कई अन्य आथी से मतलब एक ऐसे जीव हैं जो जीवित द्रव पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, मतलब जीवों पर आश्रित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, परजीवी कहलाते हैं। और इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशीय, मतलब कुछ अवस्था ऐसी आती है जीवन की जिसमें ये बहुकोशीय के जीव हो सकते हैं। तो फंजाई जो होते हैं अथवा जो कवक, उनमें काइटिन नामक एक जटिल शर्करा बनी होती है और शर्करा की बनी हुई एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब इनका जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का। उदाहरण के लिए जो यीस्ट होता है, मोल्ड होता है, मशरूम होता है, उदाहरण है इसके जो कि चित्र में दिखाए भी गए हैं। तो ये फंजाई के कुछ उदाहरण हैं, यीस्ट है, पेनिसिलियम और एग्रेसिया एग्रिकस जो है वो इसके उदाहरण है।
आगे है कवक की कुछ जो प्रजातियां हैं उनको नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर जो इस संबंध है वो भी बनाती है, जिसे सहजीविता कहते हैं। ये मतलब उससे जुड़ी रहती है कुछ चीज़ों में। और ऐसे जो इसे सहजीवी जीवों की लाइकेन कहा जाता है, मतलब इस अवस्था को। ये लाइकेन जो है वो अक्सर पेड़ों की छाल में रंगीन धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। अगला है 7.3.4 प्लांटी। इस वर्ग की जो कोशिका भित्ति होती है, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है इनमें कोशिकाओं में, और बहुकोशिकीय जीव होते हैं और यूकैरियोटिक प्रकार के इनमें कोशिका पाई जाती हैं। वो जीव इसके अंदर आते हैं। ये स्वयंपोषी होते हैं यानी अपना खाना खुद बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए इनके अंदर क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं, मतलब ये। और इस वर्ग में सभी पौधे जो होते हैं, मतलब जितने भी पौधे हैं वो इसी वर्ग में इनको रखा गया है। क्योंकि जो पौधे होते हैं वो और जो जंतु होते हैं वो सर्वाधिक दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर हैं, और अतः इन उपवर्गों की चर्चा बाद में अगले खंड में किया जाएगा। तो देखो इसमें दिखा रखा है जीवधारी को कोशिका के आधार पर प्रोकैरियोटिक में रखा गया है और यूकैरियोटिक में रखा गया है। तो उसके बाद जो यूकैरियोटिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो वो एक कोशिकीय जीव होते हैं या फिर बहुकोशिकीय जीव होते हैं। उसमें भी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो होते हैं प्रोटिस्टा, और जो देखो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ मोनेरा है, MONERA, मोनेरा। आगे जो एक कोशिकीय और जीव है वो प्रोटिस्टा है, और बहुकोशिकीय जो जीव है वो दो प्रकार के हैं कि उनके अंदर कोशिका भित्ति है या फिर कोशिका भित्ति नहीं है। मतलब कोशिका भित्ति है और कोशिका भित्ति रहित यानी नहीं है उसमें। तो एनिमीलिया जो है, जो जंतु है, वो उसमें नहीं पाया जाता कोशिका भित्ति। और जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो भी दो प्रकार की हैं। जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करती वो फंजाई में होती है, और जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं वो प्लांटी में पाई जाती है। तो ये इसका जो डायग्राम है उसका डायग्राम के द्वारा समझाया गया है 5 जगत वर्गीकरण को। आगे है एनिमेलिया यानी जंतु जगत। तो इस वर्ग में ऐसे सभी जो बहुकोशिकीय यानी यूकैरियोटिक जीव जो हैं वो आते हैं, जिनमें कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती। और इस वर्ग के जो जीव हैं वो विषमपोषी होते हैं, यानी दूसरों पर निर्भर रहते हैं खाना खाने के लिए। और इस उपवर्ग की चर्चा हम बाद में करेंगे अगले खंड में। तो अब शुरू करते हैं। ये खंड है जिसमें प्लांटी के बारे में बताया गया है, जो पादप है यानी प्लांट के बारे में। तो प्लांटी क्या है? 7.1 प्लांटी पौधों में प्रथम स्तर, जो पौधे हैं उनमें प्रथम स्तर का जो वर्गीकरण है इन तथ्यों पर आधारित है कि जो पादप शरीर होगा उसके प्रमुख घटक क्या है, पूर्ण रूप से विकसित होंगे और अलग होंगे, विभेदित होंगे अथवा नहीं। तो वर्गीकरण का जो अगला स्तर है वो पादप शरीर में जल और अन्य पादपों को संवहन के विशिष्ट जो गुण होते हैं यानी उत्तक जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उसकी उपस्थिति के आधार पर होता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो वर्गीकरण है वो प्रक्रियाओं के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जो पौधे हैं उनमें बीज धारण करने की क्षमता है भी या नहीं। यदि बीज धारण की क्षमता होती है तो जो बीज जो हैं वो फल के अंदर विकसित हैं अथवा नहीं, क्या वो अंदर है या बाहर है। तो शुरू करते हैं प्लांट का जो पादप के जो वर्गीकरण है दूसरा, पहले तो दूसरे लेवल पर। तो 7.4.1 में क्या है, थैलोफाइटा जो एक प्लांट का जो वर्गीकरण है। तो इन पादपों की जो शारीरिक संरचना, शरीर की जो रचना होती है उसमें विभेदीकरण नहीं होता। मतलब शरीर की जो रचना उसमें होती है उसमें आप बता नहीं सकते कि जड़ है, तना है या फिर पत्ती है, इस तरीके से। तो इस वर्ग के जो पौधे होते हैं उनको सामान्यतः शैवाल कहा जाता है, और ये जो मुख्य रूप से क्या होते हैं, जल में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो यूलिथ्रिक्स जो है और क्लेडोफोरा जो है, एल्वा जो है, स्पायरोगायरा, कारा इत्यादि क्या हैं, ये उदाहरण हैं इसके। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो। जो यूलिथ्रिक्स है वो और क्लेडोफोरा जो है ये उदाहरण है इसके, और एल्वा और स्पायरोगायरा ये भी इसके उदाहरण हैं, और लास्ट में ये है कारा। तो जितने भी हैं ये थैलोफाइटा जो हैं, जो पादप है उसका जो पहला वर्गीकरण है वो थैलोफाइटा में होते हैं, जिनका बॉडी डिज़ाइन इतना क्लियर नहीं होता। आगे है अगला जो है वो है
7.4.2 ब्रायोफाइटा। तो इस वर्ग के जो पौधे होते हैं उनको पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में भी पाए जाते हैं और धरती पे भी। और ये जो क्या होते हैं, पादप, तना और पत्तियाँ जैसी संरचना ये दिखाता है, इसमें ये विभाजित होता है। और इसमें क्या होता है, पादप जो शरीर है उसके एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए एक विशिष्ट उत्तक नहीं पाया जाता, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए मोस जो होता है, फ्यूनेरिया जो होता है, और मार्केशिया जो होता है, वो चित्र 7.6 में दिखाया गया है। तो ये कुछ उदाहरण है, रिक्सिया, मार्केशिया और फ्लोनेरिया जो हैं कुछ सामान्य ब्रायोफाइट के उदाहरण हैं। आगे है 7.4.3 टेरिडोफाइटा। तो इस वर्ग के जो पौधे होते हैं उनका जो शरीर होता है जड़, तना और पत्ती, इन तीनों में क्या होता है, विभाजित होता है। और इनमें जो शरीर है उसके एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पादपों का संवहन के लिए जो संवहन उत्तक है वो भी इनमें पाए जाते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम। उदाहरण के लिए मार्शिलिया और फर्न, हार्स टेल आदि, ये कुछ उदाहरण हैं। इन तीन समूह के जो पौधे होते हैं उनमें जनन अंग अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली होते हैं। जनन जो अंग होते हैं इनडायरेक्टली होते हैं, और इनमें जो बीज होते हैं वो उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, और ये क्रिस्टोगैम कहलाते हैं। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित होते हैं या विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं, वो फेनरोगैम्स कहलाते हैं। और जो बीज हैं वो लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होते हैं, और बीजों के अंदर भ्रूण जो है उसके साथ संचेत खाद्य पदार्थ भी इनमें पाया जाता है, जिसका मतलब ये दिखा रखा है टेरिडोफाइटा के उदाहरण। आगे बताया कि जिसका जो उपयोग है वो भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के जो पौधे होते हैं उनको दोबारा दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे जाता है जिम्नोस्पर्म जो नग्न बीज उत्पन्न करने वाले होते हैं, और एंजियोस्पर्म जो फल के अंदर बीज जो है वो बंद बीज रूप जो है उस रूप में उत्पन्न होते हैं। तो ये उदाहरण है टेरिडोफाइटा के बाद। आगे है 7.4.4 जो बताया अभी जिम्नोस्पर्म। तो इस शब्द का उत्पत्ति जो है दो ग्रीक शब्दों से बनी हुई है। जिम्नो माने होता है जिम्नो और स्पर्म, तो इससे मिलकर बनी हुई है, जिसमें जिम्नो जो है उसका अर्थ होता है नग्न यानी नंगा, और स्पर्म का मतलब होता है बीज। उदाहरण के तौर पर इन्हें नग्न बीजी पादप या पौधे भी कहा जाता है। ये जो पौधे होते हैं वो बहुवर्षीय ज़्यादा समय तक रहते हैं, बहुवर्षीय, और हमेशा हरे भरे यानी सदाबहार रहते हैं। और इनकी जो काष्ठे होते हैं मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस और साइकस जो हैं ये उदाहरण है इसकी। ये नग्नबीजी जिम्नोस्पर्म। आगे 7.4.5 एंजियोस्पर्म। यह दो ग्रीक शब्दों से एंजियो और स्पर्म से मिलकर बना होता है, और एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ, और स्पर्मा का मतलब होता है बीज यानी ढका हुआ बीज। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं, और इन बीजों का जो विकास होता है अंडाशय के अंदर होता है, और जो बाद में फल बन जाता है। और बीजों में बीज पत्र होते हैं, बीजों के अंदर जो क्या है बीज पत्र पाए जाते हैं। तो देखो पादप का भी वर्गीकरण किस तरीके से हुआ। पादप शरीर बिना विभेदन, जिसमें विभेदन नहीं है, जड़ तना पत्ती नहीं है, वो थैलोफाइटा। और जिसमें ऐसा है विभेदन करने के बाद अगर ऐसा पाया जाते हैं तो अब उसमें विभेदन तो हो रहा है, जड़ तना पत्ती तो है, लेकिन संवहन उत्तक है या नहीं है। तो बिना संवहन उत्तक के जो होते हैं वो ब्रायोफाइट होते हैं, और जिनमें संवहन उत्तक पाया जाता है वो भी आगे डिवाइड हैं, लेकिन ये चेक किया जाता है कि उसमें बीज है या नहीं है। तो अगर बीज नहीं है तो बीज रहित हो गया, जो कि टेरिडोफाइटा है। और जिनमें बीज पाया जाता है उसको फेनरोगैम बोलते हैं। और जो बीज होते हैं वो दो प्रकार के, एक होता है नग्न बीजी जो नंगे रूप से पाए जाते हैं जिनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और एक होते हैं फली के फलों के अंदर बंद होते हैं जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। और वो भी आगे डिवाइड हैं। जो बीज एंजियोस्पर्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो बीजपत्री वाले को द्विबीजपत्री बोलते हैं, और एक बीजपत्र जो है वो एक बीजपत्री। मतलब मान लो आपने बीज देखा जैसे मटर का, उसके ऊपर एक कवर होता है, जब आप कवर को हटाते हो तो उसमें दो भाग में टूटता है वो, तो उसको द्विबीजपत्री। अगर कवर हटाने पर एक ही बीज हो तो एक बीजपत्री। आगे है
जो कि भी मैंने बताया है। जो बीज के अंकुरण के बाद हरा हो जाता है, बीज पत्रों की जो संख्या होती है उसके आधार पर एंजियोस्पर्म को वर्गों में बांटा गया है 2। और एक बीजपत्री वाले पौधे जो होते हैं उनको एक बीजपत्री, और 2 बीजपत्र वाले जो पौधे होते हैं उनको द्विबीजपत्री कहा जाता है, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। पौधों के जो वर्गीकरण है उसका आरेख दिखाया गया है, जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ। आगे क्रियाकलाप 7.2, भिगोए हुए चने, गेहूँ, मक्का, मटर, इमली के बीज लगाई लीजिए, और भीगे हुए बीज जो है वो जल अवशोषण के कारण क्या होते हैं, नरम हो जाते हैं, और इन बीजों को 2 भागों में बांटने का प्रयास करें, और इनमें से सभी के जो बीज है वो फटकर 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो जिन बीजों में 2 दालें दिखाई देती हैं, जो भी 2 दालें दिखाई देती हैं तो द्विबीजपत्री, और जो नहीं फूटते वो एक दाल जो होती हैं वो दिखाई देती हैं तो वो एक बीजपत्री कहलाते हैं। अब इन पौधों की जो जड़ हैं उनको, पत्तियों को तो और फलों को देखते हैं, मतलब फलों को देखें तो क्या ये जो जड़ है मूसला है या फिर रेशेदार हैं। तो क्या पत्तियों में समांतर और जली का व्रत, मतलब जो पत्ती हैं वो किस प्रकार जो हैं वो विभाजित हैं, और इन पौधों के जो फूल हैं उनमें कितनी पंखुड़ियां हैं। क्या आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के और अधिक लक्षण अपने अवलोकन के आधार पर लिख सकते हैं, तो ये आपको खुद करना है। आगे हैं लास्ट जो है वो एनिमिलिया है। इस वर्ग के जो यूकैरियोटिक, इस वर्ग में क्या होता है, यूकैरियोटिक जो कोशिका वाले बहुकोशिकीय जीव और विषमपोषी होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और इनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जो जंतु होते हैं वो मतलब चल पाते हैं, चलने लायक होते हैं, और इनके जो शरीर की संरचना होती है वो विभेदीकरण के आधार पर इनके आगे वर्गीकरण को किया गया, मतलब इनके आगे इसका वर्गीकरण किया गया है। तो जो जंतु जगत है उसका जो पहला जो पार्ट है, वो पहला जो भाग है वो है पोरीफेरा 7.5.1। तो जो पोरीफेरा है उसका अर्थ है छिद्र वाला, छिद्र युक्त जीवधारी, और ये जो क्या होते हैं, अचल होते हैं, मूव नहीं कर पाते, और जो कैसे होते हैं, जो किसी आधार से क्या होते हैं, चिपके रहते हैं, और इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, और ये जो हैं छिद्र शरीर में उपस्थित जो नाल है, नली है, नाल प्रणाली से जुड़े रहते हैं, जिसके माध्यम से जो शरीर है इनका वो जल में ऑक्सीजन तथा भोजन पदार्थ जो है उनका संरक्षण, जो संचारण है वो करते हैं, और इनका जो शरीर होता है वो कठोर आवरण अथवा बाह्य जो कंकाल है उससे ढका होता है। इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो अत्यंत बहुत सरल होती है, और जिनमें क्या होता है, उत्तक का विभेदन नहीं होता, यानी उत्तक विभेदन नहीं पाया जाता। और इनमें सामान्यतः क्या होता है, स्पंज जो है, स्पॉन्ज के नाम जाना जाता है, इनको नाम से जाना जाता है, जो बहुधा यानी क्या पाए जाते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो साइकन है, यूप्लेक्टेरा जो है, टेला, और स्पांजिला इत्यादि क्या हैं, कुछ उदाहरण हैं जो कि 7.12 में दर्शाए गए हैं पोरीफेरा के। आगे है सीलेंट्रेटा 7.5.2। ये क्या है, ये जलीय जंतु होते हैं, और इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो उत्तकीय स्तर का होता है, और इनमें क्या होता है, एक देह गुहा यानी एक नली पाई जाती है देह के अंदर, और इनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं की 2 लेयर, 2 परतों से, एक अंदर की परत और एक बाहर की परत का बना होता है। इनकी कुछ जो जातियाँ होती हैं या समूह में रहती हैं, और जैसे कोरल, और कुछ एकाकी अकेले भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रा। उदाहरण के लिए हाइड्रा समुद्री एनीमोन और जेलीफिश जो है इसके उदाहरण है। हाइड्रा को देख सकते हो, समुद्री एनीमोन को देख सकते हो। आगे है, अगला है 7.5.3 प्लेंटी हेलमिंथीज। तो जो पूर्ण वर्णित, पीछे जो वर्णित किया गया है वर्गों को, उनकी अपेक्षा में ये जो वर्ग होता है इसके जो जंतु हैं उनकी शारीरिक संरचना थोड़ी अधिक जटिल होती है, और इनका जो द्वि पार्श्व सममिति, मतलब इनको अगर तुम 2 भागों में काटेंगे तो जो दोनों पार्ट होंगे इनके वो समान होंगे, इनको बोलते हैं द्वि पार्श्व सममिति। अर्थात जो शरीर है उनके दाएं और बाएं भाग की जो संरचना होती है वो समान होती है। इनका शरीर जो है त्रिकोरक यानी 3 लेयर वाला होता है, और अर्थात इनका जो उत्तक है वो विभेदन 3 कोशिकाओं स्तरों से बना होता है।
इनके शरीर में बाहर की कोशिका, अंदर की कोशिका, मतलब अंदर का स्तर और बाहर का स्तर होता है, और उनके बीच में भी कुछ अंग भी बनते हैं इसके अंदर। और इनमें वास्तविक जो देह गुहा है वो नहीं होती, यानी वो नहीं पाई जाती नली जो होती है, जिसमें जो अंग है वो सुव्यवस्थित हो सकें, ऐसा नहीं पाया जाता है इसके अंदर। इनका जो शरीर होता है वो पृष्ठधारी होता है, चपटा होता है, मतलब चपटा पाया जाता है इनके, इसलिए इन्हें चपटे कीड़े भी कहा जाता है, कृमि भी कहा जाता है। इनमें प्लेनेरिया जो है जैसे कुछ स्वैच्छंद क्या है जंतु पाए जाते हैं, और लिवर फ्लूक जो है इसके जैसे, ये मतलब उदाहरण है, और ये परजीवी होते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 7.14 में देखें तो ये देखो कुछ उदाहरण दिखा रखे हैं। ये प्लेनेरिया है, लिवर फॉर्क है, और टेप वर्म दिखा रखा है। आगे है नीमेटोडा 7.5.4। ये भी त्रिकोरक 3 लेयर वाले जंतु होते हैं, और इनमें भी मतलब इनको काटेंगे तो 2 भाग जो हैं इनके समान होंगे, जिसको द्विपार्श्व सममिति कहा पाई जाती है इनके अंदर, और बायलैटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। लेकिन इनका जो शरीर होता है वो चपटा न होकर के बेलन के आकार का होता है, और इनके जो देह गुहा है, जो इनके देह की जो नली है, उनको कूटशीलम मतलब पूरी तरह विकसित नहीं होती वो, और इनमें जो उत्तक होते हैं वो पाए जाते हैं, परंतु जो अंग तंत्र इनके अंदर विकसित नहीं होता। इनकी जो शारीरिक संरचना होती है वो भी त्रिकोरक 3 लेयर वाली होती है, और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये जो है दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए जो गोल कृमि होता है, कीड़ा होता है, वो फाइलेरिया जो है एक कीड़ा है, कृमि है, पिन कृमि या पिन कीड़ा इत्यादि कुछ उदाहरण हैं। चित्र 7.5 जो 15 है उसमें ये दिखाए गए हैं, तो ये आप देख सकते हो 7.15 में कुछ निमेटोड जो हैं, एसके हेलमेंथिस जो हैं वो उसके उदाहरण दे रखे हैं, विचेरिया और एस्केरिसिस। आगे है 7.5.5 एनिलिडा। तो एनिलिड जो है वो जंतु जो हैं द्विपार्श्व समिति होते हैं, मतलब 2 भागों में अगर उनको काटेंगे तो दोनों भाग समान होंगे, और ये 3 लेयर वाली इनकी स्किन होती है, त्रिकोण की होते हैं, और इनमें जो वास्तविक देहुगा है, नली जो है वो भी पाई जाती है इनके अंदर। और इसमें क्या है, वास्तविक अंग जो है शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, मतलब शरीर की संरचना में वो जो अंग है वो रहते पाए जाते हैं। अतः जो अंग हैं उनमें व्यापक यानी बड़ी भिन्नता होती है, और इनकी जो भिन्नता होती है, इनके शरीर के सिर से पूंछ तक एक के बाद एक जो खंड रूप में उपस्थित होते हैं, मतलब जो इनका जो शरीर होता है उसमें खंडों में पाया जाता है। जलीय जो एनिलिड होते हैं, लवण या फिर लवणीय मतलब साफ पानी, और जो नमकीन पानी है, मरीन जो है, समुद्र जो है, वो दोनों जल में ये पाए जाते हैं, और इनमें जो संवहन है वो पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र इनके अंदर पाए जाते हैं। ये जलीय होते हैं, यानी जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पे भी पाए जाते हैं, दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए केंचुआ, नेरिस, जोक इत्यादि ये डायग्राम में दिखाए गए हैं। तो ये उदाहरण हैं किसके, एनिलिड्स के। आगे है 7.5.6 आर्थ्रोपोडा। यह क्या है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, और इनमें क्या होता है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, यानी इनको 2 भागों में बांटेंगे तो दोनों भाग सिमिलर होंगे, और जो शरीर होता है इनका खंडयुक्त, शरीर खंडों में पाया जाता है, और इनमें क्या होता है, जो परिसंचरण तंत्र जो होता है, खून जो बहता है वो खुला परिवहन जो तंत्र संचरण है वो पाया जाता है। अतः जो इनका रुधिर होता है वो जो वाहिकाएँ हैं उनमें नहीं बहता, बल्कि देह गुहा जो है रक्त से भरी होती है शरीर जो है, और जिसमें जुड़े होते हैं, और जो पैर है वो पाए जाते हैं इनके अंदर। और कुछ सामान्य उदाहरण इनके हैं, झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो ये देख सकते हैं, झींगा जिसको पैलीमोन बोलते हैं, बिच्छू पैलिमिनियल्स, और एरिनिया यानी मकड़ी। आगे दिखा रखे हैं कुछ आर्थ्रोपोडा के जंतु, पेरिप्लेंटिना, मस्का यानी घरेलू मक्खी, और स्कोलोपेंड्रा तितली भी दिखाई गई है। आगे है 7.5.7 मोलस्का। इनमें भी द्विपार्श्व समिति, मतलब 2 भागों में अगर इसको काटेंगे तो दोनों भाग समान होंगे, वो पाई जाती है, और इनकी जो देह गुहा नली जो होती है वो बहुत कम होती है।
तथा जो शरीर होता है उनमें थोड़ा विखंडन, कुछ विखंडन पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता। ज़्यादातर जो मोलस्क होते हैं वो जंतुओं में कवच पाया जाता है, इनके अंदर कवच होता है शरीर के ऊपर, और इनके अंदर जो खुला संवहन तंत्र पाया जाता है और उत्सर्जन के लिए इनमें गुर्दे जैसी संरचना भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए घोंघा, सीप इसके कुछ उदाहरण हैं जो आप डायग्राम में देख सकते हो। ऑक्टोपस भी इसी का ही है। काइटोन, घोंघा और यूनियो कुछ मोलस्क जंतु हैं। आगे 7.5.8 इकाइनोडर्मेटा। तो जो ग्रीक है जो इकाइनोस है उसका अर्थ है जाहक यानी हेजहोग, तथा डर्मा का मतलब होता है त्वचा, यानी इन जंतुओं की जो त्वचा होती है कांटों से आच्छादित, मतलब इनके पे कांटे होते हैं, और ये क्या होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, समुद्री जंतु होते हैं, और ये देह गुहा इनमें नली पाई जाती है, और ये 3 लेयर वाले जंतु होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं। और इनमें क्या होता है, विशिष्ट जल संग्रह करने की संवहन नाल होती है, जल को नाल तंत्र पाया जाता है इनके अंदर, जो उनके चलने में सहायक होता है। और इनमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसका उनके अंदर क्या होता है, कंकाल पाया जाता है और कांटे पाए जाते हैं इनमें। उदाहरण के लिए स्टारफिश, समुद्री ऑर्चिन इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं, इनको देखा जा सकता है। एटेंडोन, होलोथुरिया समुद्री खीरा जो जिसे बोलते हैं, ये है इकाइनोस समुद्री अर्चिन, और एस्टीरियसिस जो है तारा मछली, कुछ इकाइनोडर्म जंतु हैं। आगे है 7.5.9 प्रोटोकॉर्डेटा। ये क्या होते हैं, द्विपार्श्व समिति वाले होते हैं और त्रिकोरे के 3 लेयर वाले होते हैं, और इनका जो देह गुहा होते हैं उनमें ये पाई जाते हैं। और जो जंतु हैं इसके अतिरिक्त ये जो इनके शरीर की जो संरचना होती है उसके कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं इनके अंदर, जैसे कि नोटोकॉर्ड। ये जो नए लक्षण हैं इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। नोटोकॉर्डा जो है वो छड़ की तरह एक लंबी संरचना होती है जो जंतुओं के जो पृष्ठ भाग पर पाई जाती हैं। यह तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से अलग करती है। तो ये दिखा रखा है प्रोटोकॉर्डेटा यानी बेलेनोग्लोसिस, इसका उदाहरण है। आगे है ये क्या है, पेशियों से जुड़ने का स्थान भी प्रदान करता है और जिससे चलने में इनको आसानी होती हो। प्रोटोकॉर्डेट जो होता है वो जंतु में जीवन की सभी अवस्थाएं हैं उसमें नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता। तो ये क्या है, समुद्री जंतु हैं। और उदाहरण के लिए बेलेनोग्लोसिस जो है, हर्डमेनिया और एम्फियोक्सिस जो है इसके उदाहरण हैं। आगे है 7.5.10 वर्टिब्रेटा कशेरुकी। तो इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड या अंत जो कंकाल है वो पाया जाता है। इस कारण जो जंतु हैं उनमें पेशियों का वितरण जो है अलग होता है, एवं जो पेशियां हैं वो कंकाल से जुड़ी रहती हैं जो इन्हें चलने में सहायता करती है। वर्टिब्रेट जो है वो द्विपार्श्व समिति त्रिकोरिकीय, मतलब द्विपार्श्व समिति इसके अंदर पाई जाती है, 3 लेयर वाले होते हैं और इनके जो देह गुहा वाले होते हैं जंतु, इनमें जो उत्तक हैं उनको एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी जो कशेरुकी जीव होते हैं उनमें निम्नलिखित लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड, पृष्ठनलीय कशेरुक और दंड एवं मेरुदंड जिसमें पाई जाती है। त्रिकोरीय शरीर मतलब 3 लेयर वाला शरीर होता है, और युग्मित क्लोम भी इनके अंदर, क्लोम की थैली पाई जाती है जो कि समुद्री मछलियों में पाई जाती है। देह गुहा पाया जाता है इनके अंदर। वर्टिब्रेटा जो है उनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्टिब्रेटा के जो वर्ग हैं। तो पहला है 7.5.10 जो है साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा जो है उनके जबड़े रहित कोशिका कशेरुकी होते हैं, मतलब इनमें जबड़ा नहीं पाया जाता, और इनकी विशेषता जो है इन लंबे इल के आकार पर इनका शरीर, गोलाकार मुख तथा शल्क रहित इनकी चिकनी त्वचा का भी होना है। ये जो हैं बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकी से संबंध हो जाते हैं, मतलब जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजोन जो है लेम्प्रे एवं मिक्जीन जो है हैंग मछली, ये इनके कुछ उदाहरण हैं।
ये जबड़ा रहित, मतलब मैंने जबड़ा नहीं पाया था। आगे है 7.5.10 मत्स्य। ये क्या है, मछलियाँ हैं और ये समुद्र में मीठे जल दोनों जगह ये पाई जाती हैं और इनकी जो त्वचा होती है वो शल्क यानी स्केल अथवा प्लेट के जैसे प्लेट से ढकी होती हैं, तथा ये जो है अपनी मांसल जो पूंछ होती है उसका प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखित होते हैं, एक धारा में के अकॉर्डिंग होता है और इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन जो है उसका उपयोग करते हैं और ये असमतापी होते हैं, मतलब इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तथा इनका जो हृदय होता है वो द्विकक्षीय 2 कक्ष में होता है और ये अंडे देती हैं और कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का ही बना होता है, जैसे कि शार्क। अन्य प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं उनमें कंकाल अस्थि का बना होता है, जैसे ट्यूना, रोहू। उदाहरण के लिए चित्र 7.2 जो ए है और बी दिखाया गया है, तो ये कुछ उदाहरण है मत्स्य के। ये दिखाए गए हैं उदाहरण एक्सोसीटम, कुछ मत्स्य। आगे है 7.5.10 जल स्थल एम्फीबिया। मतलब ये जो है मत्स्य से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, शल्क नहीं पाए जाते हैं और इनकी जो त्वचा होती है उस पर श्लेष्म ग्रंथि पाई जाती हैं। और ये क्या होते हैं, इनका जो हृदय होता है हृदय त्रिकक्षीय 3 कक्षाओं में होता है और इनमें क्या होता है, बाह्य कंकाल नहीं होता। इनका जो वृक्क होता है, इनमें वृक्क पाए जाते हैं यानी किडनी पाई जाती है इनमें। और इनका जो श्वसन होता है इनमें श्वसन क्लोम अथवा फेफड़े द्वारा होता है, दोनों द्वारा होता है। और ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं और ये जो है जल तथा स्थल दोनों पर रह सकते हैं, इसलिए इनको एम्फीबिया बोलते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आगे 7.5.10 सरीसर्प। ये क्या है, असमतापी जंतु होते हैं, मतलब इनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। इनका जो शरीर होता है शल्कों द्वारा ढका होता है और इनमें क्या होता है, श्वसन यानी फेफड़े द्वारा होता है। हृदय जो है सामान्यतः 3 कक्ष वाला होता है और लेकिन जो मगरमच्छ है उसका जो है 4 कक्ष वाला होता है। वृक्क जो है इनमें किडनी पाया जाता है और ये सभी अंडे देने वाले प्राणी होते हैं। इनके जो अंडे होते हैं वो कठोर कवच से ढके होते हैं और तथा इनका जो जल, ये जो है जल स्थल की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये इसके कुछ उदाहरण हैं जो सरीसृप में आते हैं। किंग कोबरा। आगे है 7.5.10 का 5वां पॉइंट पक्षी। ये क्या समतापी होते हैं, मतलब अपना टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं और इनका जो हृदय होता है वो 4 कक्ष में पाए जाते हैं और इनके 2 जोड़ी इनमें पैर होते हैं और इनमें आगे वाले जो 2 पैर होते हैं वो उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं और जो शरीर है वो पैरों से ढका होता है। जो श्वसन है वो फेफड़ों द्वारा होता है और इनका जो वर्ग है सभी पक्षियों को रखा गया है इसमें। उदाहरण के लिए ये दिखा रखे हैं, सफ़ेद स्टॉक जो ऑस्ट्रिया है, नर गुच्छेदार बत्तख, कबूतर, गोरैया आदि। अगला द वन एंड ओनली 7.5.10 का 6वां पॉइंट है स्तनपाई। इसको मैमेलिया बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या होता है, समतापी प्राणी होते हैं, अपने टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं और इनका हृदय जो होता है कक्षीय होता है, कक्ष में 4 कक्ष में होता है। और इस वर्ग के सभी जो जंतु हैं उसमें नवजात जो नया बच्चा होता है वो पोषण के रूप में दुग्ध ग्रंथि पाई जाती है इनके अंदर। और इनकी जो त्वचा पर बाल होते हैं, संवेद और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इनके, मतलब पसीने के लिए स्वेद और तेल ग्रंथियाँ इनमें पाई जाती है। और इनके जो इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि जो कुछ जंतु है वो अपवाद रूप जो स्वरूप है वो अंडे भी देते हैं, जैसे कि इकिडना या फिर प्लेटिप्स। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी हैं जो अविकसित बच्चे यानी मार्सुपियम जो है उस नामक थैली है इनके अंदर और उसमें तब तक लटके रहते हैं जब तक वो उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए चित्र 7.2 और 6 इसमें दिखाए गए हैं, जिसमें बिल्ली है, मनुष्य है, चूहा है और चमगादड़ है। और ये क्या है, चित्र 7.6 जो कुछ स्तनपायी को दिखाए गए हैं। आगे हैं
आगे जो दिखाया गया है, अब ये नाम पद्धति है 7.6 में। तो जीवो है उनके वर्गीकरण जो है वो नाम की क्या क्या आवश्यकता है, मतलब नाम क्यों दिया जाए इसको। तो उदाहरण के लिए है, देखो कैरोलस जो लिनियस है, कार्ल वॉन लिने का जो जन्म है वो स्वीडन में हुआ था, और ये क्या है, वे पेशे से डॉक्टर थे लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध पत्र प्रकाशित हुआ, और एक जो धनी अधिकारी है उनके यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों को विविधता उसकी स्टडी की उन्होंने, और इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरली नामक एक पुस्तक लिखी, राइटिंग मतलब एक पुस्तक लिखी उन्होंने, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार भी बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए, और उनके द्वारा दी गई जो वर्गीकरण है वो प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता था, और उनकी जो पहचान है हो सके, जिनसे उनकी पहचान हो सके। क्रियाकलाप 7.3 निम्नलिखित जंतुओं तथा पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बताइए, जैसे चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल, आलू। तो इसमें क्या है, इनमें क्या है, सभी के नाम जो है भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग दिए गए हैं, और इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो तो हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वाला समझ नहीं ना पाए। तो इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम दे करके उसकी उसी प्रकार हल किया गया, जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेतों में निरूपित किया था। तो इस प्रकार जो किसी जीव का जो केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह जो है वो उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति जो है उसके लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोल लिनियस जो है उनके द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई, यानी 1700 कुछ में। तो ये देखो दिखा रखा है प्राणी जगत को, जो अभी मैंने एक्सप्लेन कराया था, समझाया था। प्राणी जगत को 2 भागों में बांटा गया है कि उनकी संरचना कैसी है। कोशिका इस तरह की है तो वो पोरीफेरा है, और उत्तक इस तरह की है तो वो 3 तरीके की होती हैं, जिनकी जो बाहर की त्वचा और जठर त्वचा उनके बीच कोई देह गुहा नहीं होती, उनको सिलेंट्रेटा और प्लेंटी हेलमिंथेस होते हैं। जिनमें देह गुहा होती है उसे निमोटोडा, मतलब पूरी तरह विकसित जो नहीं होती, और जिनमें देह गुहा होती है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। जिनमें भ्रूण जो है वो विकास के समय एक कोशिका में या फिर मीजोडर्म की कोशिका का विकास होता है, वो एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा है। और अंतर स्तर की एक थैली होती है जो देह का बनाती है, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जिनका नोटोकॉर्डी विहीन, मतलब कोर्डाटा उसमें नहीं होता, रीढ़ की हड्डी जो होती है नहीं होती, उसको इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। और जिनमें पाई जाती हैं उनको कोर्डेटा बोलते हैं, नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और जो कोर्डेटा है, अगर लावा में अवशोषी जो नोटोकॉर्ड है उसकी उपस्थित होती है, उसको प्रोटोकोर्डेटा बोलते हैं। अब जो कोर्डेटा होते हैं उसमें वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन होता है, मतलब उसमें नोटोकॉर्ड की जगह मेरुदंड पाया जाता है। और कशेरुकी जो होते हैं वो इतने प्रकार के हैं। तो पहला है, देखो जिनमें जबड़ा नहीं पाया जाता, ईल के आकार का होता है, गोलकार मुख होता है, शल्क रहित होता है, चिकनी त्वचा होती है, उनको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। शल्क का बाहर कंकाल होता है, अस्थि होती है उपास्थि का, अतः कंकाल होता है, इसमें क्लोम पाया जाता है, उसको मत्स्य बोलते हैं, मतलब श्वसन उसमें क्लोम के द्वारा होते हैं। लार्वा में जो क्लोम है, अत्यधिक वयस्क में क्या होता है, फेफड़े पाए जाते हैं, और ये इसका जलस्थल चर होते हैं। शरीर सर्प है जिसमें शल्क बाहर का कंकाल जल के बाहर अंडे देने वाले होते हैं ये। अब पक्षी हैं जो क्या करते हैं, पंखों का मतलब बाह्य कंकाल पंखों का होता है, जल होते हैं, इसमें जल से बाहर अंडे देते हैं, उड़ने की क्षमता रखते हैं। आगे है स्तनपानी जो मैमल्स हैं, वो बाल का मतलब बाल होते हैं बाहरी कंकाल पर, और बाह्य कर्ण अधिकतर शिशुओं को जन्म देते हैं ये। आगे है नाम पद्धति, जो हमारा अभी टॉपिक रह गया है। तो नाम पद्धति प्रणाली जो है जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानताओं पर निर्भर करती है। हालांकि जो नाम पद्धति है उसमें हम जीवों के वर्गीकृत के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि जो केवल जीनस है या फिर स्पीसीज, इन दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है। नाम पद्धति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार किया जाता है, जैसे कि जीनस का जो नाम होगा वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए,
और जो प्रजाति होगी उसका नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए, जो उसकी स्पीसीज होती है। आगे है, जो छपे हुए रूप में अगर वैज्ञानिक नाम लिखा है तो इटैलिक के रूप में लिखा जाता है, और जबकि जब इन्हें हाथों से लिखा जाता है तो जीनस को और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। क्रियाकलाप 7.4 है, इसमें कहा गया है कि किन्हीं 5 जंतुओं और पादपों के वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए और क्या इनके वैज्ञानिक जो नाम हैं उनको और सामान्य नामों में कोई समानताएं हैं। तो आई थिंक ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो देखिए, अगर आपको कोई चीज़ इसमें ना समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट करें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो बहुत जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।